Dear student, again welcome in Bishop Academy online classes. Students, we have completed our first chapter with NCERT exercises. Now it is time to study chapter number 2. Chapter number 2, structure of atom. In this lecture, we learn about introduction and discovery of subatomic particles. Students, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना होगा कि हमने कौन कौन से टॉपिक को हमको इस चैप्टर में देखना है। फर्स्ट, नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फर्स्ट में हम देखेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना होगा। नाउ डिस्क्राइब थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, इनके मॉडल्स को हमको देखना होगा। थर्ड वन, अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। जो पहले कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए होंगे, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट दिए होंगे। नेक्स्ट वन, understand nature of electromagnetic radiation and the Planck's quantum theory. Next one, explain the photoelectric effect and describe features of atomic spectra. Next one, state the Broglie radiation Heisenberg uncertainty principle. Next one, define an atomic orbital and terms of quantum numbers. ठीक है, let us started our chapter. First of all, introduction. What is introduction? Let us see. The rich diversity of chemical behavior of different element can be traced of different internal structure atom of these elements. Like अगर हम आयरन की बात करेंगे या फिर हम गोल्ड की बात करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है। गोल्ड क्या होता है, ज़्यादा कॉस्टली है, आयरन क्या है, कहीं भी अवेलेबल हो जाता है। या इनकी जो प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। मीन्स देयर आर मेनी डाइवर्सिटी इन एलिमेंट्स और इन मेटल्स। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 1H1। अगर हम हीलियम की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2He4। मीन्स जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स जो हैं वो डिफरेंट, उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। मीन्स उनके स्ट्रक्चर या उनकी प्रॉपर्टी सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स। डाल्टन proposed the first atomic theory which was based on scientific basis. एक्चुअली ये जो दो वर्ड्स हैं, एक आपने 9th में पढ़ा होगा, ये चैप्टर भी वहीं से शुरू हो रहा है जो आपने 9th में पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर और ग्रीक फिलोसफर। आपने पढ़ा है कि एक कनाद ऋषि थे, उन्होंने बताया कि सबसे छोटा जो पार्टिकल्स होगा उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे, परमाणु। तो ऐसे ही डाल्टन्स, अब इन्होंने 19th सेंचुरी में ये सारी चीज़ें दी थी और नियर अबाउट 70 to 80 ईयर्स तक जो कॉन्सेप्ट चले थे वो इन्हीं के हिसाब से चले हुए थे। जैसे इन्होंने क्या कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या हुआ है, टीनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। एंड एटम्स आर नॉन डिविजिबल, ये क्या होते हैं, डिवाइस नहीं हो सकते। नाउ एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये डिस्कवरी, दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक particles or fundamental particles. After the discovery of electron, proton and neutron, the major problem was that answer the following question. कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनका पता नहीं था
एक्चुअली फंडामेंटल पार्टिकल्स डाल्टन ने कहा था कि जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। बट लेटर ऑन जो मॉडर्न रिसर्च हुई कि फंडामेंटल पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कहते हैं, जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो कुछ ऐसे आंसर से तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों होता है। लाइक अगर हम कॉम्ब को अपने हेयर पे रब करते हैं तो वो क्या हो जाता है कि वो चार्ज्ड पार्टिकल्स हो जाते हैं। तो कॉम्ब क्या करता है, किसी भी अगर छोटे पेजेस को या फिर किसी पार्टिकल्स को हम उसके कांटेक्ट में लेके आते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो इनके क्वेश्चंस कुछ आंसर नहीं मिल रहे थे। कौन कौन से थे, हाउ टू अकाउंट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो पता नहीं था। नेक्स्ट वन, वाई डू एलिमेंट्स डिफर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक बस ये बता दिया गया कि हाँ जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, एटम होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आंसर नहीं जिनका मिल पा रहा था। उसके बाद फर्दर ऑन डिफरेंट जो रिसर्च थी वो शुरू हुई। नेक्स्ट वन, वाई डू डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म वेरियस मॉलिक्यूल्स। कई सारे एटम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंबाइन होके एक अलग एलिमेंट, एक अलग मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्यों। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड एंड अब्जॉर्ब बाई एटम। नेक्स्ट वन, द एग्जिस्टेंस ऑफ, एक्चुअली दिस इज इन योर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी में यहाँ पे एक चीज़ जो आपने 9th में भी पढ़ा था, द वर्ड एटम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो, जिसका मतलब मैंने बताया क्या कि नॉन डिविजिबल होता है और अनकटेबल होता है, मीन्स काटा नहीं जा सकता, और क्या होता है कि नॉन डिविजिबल होता है। नेक्स्ट वन, next one, the atomic theory of matter was proposed on a firm scientist basis of John Dalton, a British school teacher in 1808. This theory called Dalton atomic theory. Actually previous classes में भी हम पढ़ चुके हैं कि कई सारी थ्योरीज, कई सारे लॉज पढ़ दिए हैं, और ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी ये उनको सेटिस्फाई कर रही थी। किसको किसको, एक कंजर्वेशन ऑफ मास, नेक्स्ट वन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये इन सबको सेटिस्फाई तो कर रही थी। हाउएवर इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मेनी एक्सपेरिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, it was unknown that substance like glass or ebonite when rubbed with silk or fur got electrically charged। ये और सब चीज़ों को तो ये जो 3 लॉज आपको बताए गए हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये इन सब चीज़ों को तो सेटिस्फाई कर रहा था। बट बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिनको ये डिस्क्राइब करने में फेल था। जैसे एक ये बताया गया कि सबस्टेंस लाइक ग्लास और इबोनाइट जब भी सिल्क पे या फर पे रब किए जाते हैं तो ये चार्ज क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, इन दिस यूनिट, इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, इस यूनिट में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मेड बाय साइंटिस्ट टुवर्ड द एंड ऑफ 19th एंड बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। मैंने बताया जो ये डाल्टन थे, डाल्टन की क्या था, 19th सेंचुरी के बिगनिंग में इन्होंने थ्योरीज दी थी। उसके बाद ये 70-80 ईयर्स या ये भी कहा जा सकता है कि 100 ईयर्स के आसपास ये जो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कॉन्सेप्ट कंटिन्यू था। बट उसके बाद से बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इस पे क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, discovery of subatomic particles. Insight into the structure of atom was obtained from
द एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस. बिफोर वी डिस्कस these results, need to keep in mind a basic rule regarding to the behavior of charged particle. Like charge repel each other and unlike charge attract each other. मतलब हमको सबसे पहले ये समझना होगा जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव है, दे रिपेल ईच अदर, बट द चार्ज निगेटिव एंड पॉजिटिव दे अट्रैक्ट ईच अदर. जब भी क्या होंगे कि सेम चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब भी अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. तो ये सोच के ही हमको जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स हैं उन एक्सपेरिमेंट्स पे आगे बढ़ना है. नेक्स्ट वन, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आपने देखा है ये कि एक क्या थी, एक डिस्चार्ज ट्यूब थी. डिस्चार्ज ट्यूब में क्या, एक वैक्यूम था. फिगर है अर्लियर, मैं अभी आपको समझाऊंगा. ओके, लेकिन ये देखते हैं. इन 1830 माइकल फैराडे शोड दैट, एक्चुअली व्हाट माइकल फैराडे सी दैट, इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने ये देखा कि एक सॉल्यूशन में अब उसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, तो इन्होंने देखा कि एक इलेक्ट्रोड्स पे जो डिपोजिशन होगा वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड पे डिपोजिशन हमेशा होगा, मींस एक मास डिपोजिशन हमेशा होता है. ये क्यों होता है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर रही है, मेरी इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो हो रही है, और उसके बाद से जो ये मास डिपोजिशन होता है ये कुछ तो कहता है, क्योंकि आपको पता है ये मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. तो ये मास आता कहाँ से है, तो इन माइकल फैराडे शोड दैट इफ इलेक्ट्रिक इज पास थ्रू द सॉल्यूशन of an electrolyte, chemical reaction occurred at the electrodes which results in the liberation and deposition of matter at the electrodes. He formulates certain laws which you will study in class 12. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें दी गई हैं. These results suggested the particulate nature of electricity. तो यहीं से अब इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब को भी इन्होंने क्या किया कि इन्वेंट किया. फाइनली थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया, बट अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब की बात करेंगे वो इन्होंने ही सबसे पहले देखा. इन मिड 1850 मेनी साइंटिस्ट मेनली फैराडे begins to study electrical charge in partially evacuated tubes known as cathode ray discharge tube. It is depicted in figure. A cathode ray tube is made up of glass containing two thin pieces of metals called electrodes sealed in it. The electrical discharge through the gases could be observed only at very low pressure. ओके, ये ज़रूर देख लीजिएगा. एंड वेरी हाई वोल्टेज. एक्चुअली इसकी वैल्यू डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दी गई है, तो आपको जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसी को फॉलो करना है. यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है और वेरी हाई वोल्टेज पे है. ओके, लेट अस सी. फिगर देख लें तभी और समझ में आएगा. ये आपने 9th में भी देखा है, 9th में भी पढ़ा है. ये टोटल इनका था. तो फर्स्ट में क्या है, एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. दिस वन इज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. अब जो टोटल इसका था तो वहाँ पे क्या था, यहाँ पे माइनस मीन्स कैथोड थे, और यहाँ पे क्या लगाया था इन्होंने एनोड लगाया था इस एंड पे, दैट इज विथ प्लस. अच्छा, एनोड कैसा था, एनोड वाज परफोरेटेड मीन्स द मल्टीपल परफोरेटेड. एक दो जो है क्या थे उसमें पोर्स थे. अच्छा, यहाँ पे क्या था, फ्लोरोसेंट कोटिंग आयरन सल्फाइड की क्या की इन्होंने कोटिंग कर दी थी. और जब भी एक हाई वोल्टेज, सबसे पहले यार वैक्यूम, तो वैक्यूम में कई जगह 10⁻⁻² है, ठीक है, तो 0.001, ठीक, ऐसा दिया गया है कि जो प्रेशर था ये क्या है mmHg,
पे इन्होंने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट्स किया था। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट भी धीरे धीरे किया जाता है, कभी कुछ और टेम्परेचर, कभी कुछ और प्रेशर, तो इसी पे क्या हो गया, पे एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किया था। अब यहाँ हाई वोल्टेज कई जगह 1000 वोल्ट लिखा हुआ है, तो दिस इज़ नॉट मैटर। बस एक चीज़ हमको मान के चलना है, एक चीज़ समझ के चलना है कि यहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर विल बी वेरी लो, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, एंड प्रेशर विल बी लो एंड वोल्टेज विल बी हाई। ठीक है, वोल्टेज क्या था, हाई था। तो हाई वोल्टेज पे अब यहाँ से क्या हो गया कि रेज चलेंगी। ठीक है, यहाँ क्या है आपका जो एनोड है, दिस वन इज परफोरेटेड। अब यहाँ पे क्या करेंगी, वो फ्लोरोसेंट करेंगी। तो ऐसा इन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा, और क्योंकि ये कैथोड से जा रही थी इसीलिए इसे क्या नाम दिया, इसको नाम दिया कि दिस वन इज कैथोड रेज। क्योंकि कैथोड से जा रही थी मीन्स इस पे चार्ज क्या होगा, हमेशा इस पे माइनस चार्ज होगा। अच्छा, अब ये एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं ऑलरेडी, बट इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स ही हमको गैदर करना है और जानना है। लेट अस सी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी मेटल होगा या जिस मेटल से, जिस एलिमेंट से ये बने रहेंगे, उस पर उसका कैथोड रेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ वो रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, डब्ल्यू क्रुक्स 1879 एंड जे थॉमसन 1897। बहुत लोगों ने, जब फैराडे ने एक वैक्यूम ट्यूब जब इन्वेंट कर दी तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जो हुए थे। उसमें से क्या, डब्ल्यू क्रुक 1879 एंड जे थॉमसन 1897 एंड मेनी अदर साइंटिस्ट स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। It was concluded that properties of cathode rays do not depend upon gas taken in discharge tube. First one, गैस कौन सी ली गई थी डिस्चार्ज ट्यूब में। नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या था, प्रेशर एंड मेटल ऑफ द इलेक्ट्रोड ETC, मीन्स जो भी नेचर होगा वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सी गैस ली गई है या फिर टेम्परेचर क्या है या मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अंडर ऑल कंडीशन कैथोड रेज हैव सेम प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन मीन्स दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। फर्स्ट वन, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस, अगर कुछ रखा ना जाए तो ये स्ट्रेट लाइंस में चलेंगी। नेक्स्ट वन, कैथोड रेज रोटेट ए लाइट वेट व्हील placed in their path. This shows that cathode rays have mass particles moving with high speed. Thus, cathode rays possess mass and kinetic energy. ये सारी चीज़ें विद एक्सपेरिमेंट बताई गई थी। एक्चुअली था क्या कि ये जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब था, अब डिस्चार्ज ट्यूब था, आपको ये पता है कि यहाँ से रेज चली, में कैथोड से चली और वो यहाँ पे फ्लोरोसेंस दे रही हैं, मीन्स एनोड से अट्रैक्ट होके जा रही हैं, ये परफोरेटेड है तो ये क्या दे रहा है, यहाँ फ्लोरोसेंस हो रहा है। इसका मतलब ये किससे मिलके बनी हुई है, माइनस से मिलके बनी हुई है। अब डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स हैं हम कर सकते हैं, लाइक जैसे ये है आपका कि सबसे पहले कि क्या कि वो स्ट्रेट लाइंस में चलती हैं, तो हाउ वी विल शो, वी कैन शो, यहाँ पे क्या है आपका वोल्टेज है, ये क्या है आपका वोल्टेज है। ओके, तो ये बताया गया कि यहाँ पे कैथोड है मीन्स माइनस है और यहाँ पे क्या है आपका ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे क्या है, थोड़े से ये क्या है आपका परफोरेटेड है, लिटिल बिट परफोरेटेड, ये आपका क्या है थोड़ा सा आपका परफोरेटेड है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब भी रेज यहाँ से चल रही हैं तो आपको पता है कैथोड रेज है, और जब रेज यहाँ से जाएंगी तो ये अट्रैक्ट होंगी, अब अट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगी, फ्लोरोसेंस देंगी। अब डिफरेंट जी मीन्स कि ये स्ट्रेट लाइंस में चलती हैं। अब इसको कैसे दिखाओगे, तो यहाँ पे अगर हम एक व्हील लगा दें इस तरह से, मीन्स विद एनी शेप, ठीक है,
तो यहाँ जो फ्लोरोसेंस मिलेगा ये क्या मिलेगा, यहाँ पे इसकी शैडो दिखाई देगी, मीन सेम शैडो वहाँ पे क्या दिखाई देगी। नेक्स्ट वन, अगर ये हमको शो करना है कि दे मेड बाई स्मॉल पार्टिकल्स या टीनी पार्टिकल्स विच हैव मास, तो यहाँ ये एक्सपेरिमेंट्स हम फिर से रिपीट कर सकते हैं कि मीन्स रेज जब भी चली यहाँ से, तो अगर एक व्हील यहाँ पे हमने लगा दिया तो वी कैन सी कि ये जो व्हील्स होंगी ये क्या करेंगी, टर्न होने लगेंगी। अब उससे क्या पता चल रहा है कि इनके पास मास है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या ये स्ट्रेट लाइंस में चलती हैं, ठीक है। तो विद दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन सी कि इनके पास मास है, ओके। लेट अस कम इन टॉपिक, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट वन, इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी ऐसे ही चक्कर है कि अगर ये है आपका रेज जब भी चली, यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया गया तो ये क्या हो जाएंगी, डाइवर्ट हो जाएंगी। या फिर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होंगी, डाइवर्ट हो जाएंगी। अगर ये निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव रख दिया गया, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे लगा दिएगा पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएंगी, डाइवर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ भी एक्सपेरिमेंट से दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट वन, ये डिफ्लेक्टेड हो रही है। नेक्स्ट वन, कैथोड रेज काज द आयोनाइजेशन ऑफ गैस। एक्चुअली जब भी हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन में भी, प्रोटॉन का ऐसे ही होगा कि इलेक्ट्रॉन जब भी चलेंगी तो उसमें गैसेस, जैसे यहाँ पे वैक्यूम है, वहाँ पे क्या है, कुछ गैसेस ले ली जाती हैं, तो वो गैसेस को क्या करते हैं, आयोनाइज कर देते हैं, तभी हमको एनोड रेज मिल पाती हैं। नेक्स्ट वन, दीज प्रोड्यूस्ड फ्लोरोसेंस इन द ग्लास ट्यूब। वी कैन सी कि ये क्या करते हैं कि फ्लोरोसेंस काज करते हैं, एंड फोटोग्राफिक प्लेट्स पे भी ये क्या कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, कैथोड रेज पास थ्रू द थिन मेटल फॉयल प्लेस्ड फॉयल टू ग्रेटर थिकनेस, मीन्स अगर ये क्या कर सकते हैं कि कैथोड रेज पास थ्रू द थिन मेटल फॉयल प्लेस्ड इन देयर पाथ, कैथोड रेज आर स्टॉप्ड बाई मेटल फॉयल्स इन ग्रेटर थिकनेस। अगर छोटी थिकनेस से होगा तो नहीं, लेकिन हाँ ग्रेटर थिकनेस है तो इनको वी कैन स्टॉप दिस। When metal of high melting point are bombarded by cathode, X-rays is produced. This one is कि जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर उनको इनके सामने रख दिया जाए तो ये क्या करते हैं, एक्सरे शो करते हैं। एक्सरे एक्चुअली ऐसे होते भी, ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट वन, कैथोड रेज हीट ए थिन मेटल फॉयल टू इनकंडेंस। It is because kinetic energy of the cathode rays is converted into heat energy. अगर थोड़ी सी थिन लेयर वहाँ बीच में रख दी जाए तो ये क्या हो जाएंगे, हीट हो जाएंगे। मोटी लेयर रख दिया जाए, थिक रख दिया जाए तो ये क्या होंगे कि वी कैन स्टॉप दिस। नेक्स्ट वन, चेंज द मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था मिल्कन का। Let us see, 1897 British physicist J. Thomson measured the ratio of electrical charge E to the mass of electron Me by using cathode rays tube and applying electric and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electrons when only electrical charge। ओके, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप फिगर को देखेंगे। ओके, दिस वन, दिस वाज द हिज एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट में इनके क्या था कि यू कैन सी कि एक क्या है आपका, द ऑपरेटर्स ऑफ डिटरमाइन द चार्ज ऑफ मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कैसे होता है, वी कैन सी कि एक हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है। अब इसमें एक क्या हो गया आपका कैथोड और एक क्या हो गया आपका एनोड, और यहाँ पे एक मैग्नेट और एक क्या किया है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड। मीन्स दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। मीन्स अगर इसको ऐसे रखा गया है इलेक्ट्रिकल फील्ड को, तो मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से रखा गया, मीन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ E/m का रेशियो इन्होंने कैसे दिखाया, जब ये कैथोड रेज यहाँ से चली, अब एनोड क्या है, एनोड इज परफोरेटेड, ठीक है, एनोड परफोरेटेड है। जब यहाँ से हमने वोल्टेज दिया तो कैथोड से क्या होंगी, रेज निकलेंगी, क्योंकि एनोड परफोरेटेड है।
तो अट्रैक्ट होंगी और आगे भी जाएंगी। तो इन्होंने देखा कि जब इन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया तो ये क्या हो गई, पॉइंट ए पे गिर रही हैं। जब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड दिया तो ये जो रेज थी वो पॉइंट सी पे गिर रही हैं, और जब इनको कंट्रोल करके, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों फील्ड्स को हटा दिया, तो ये किस पॉइंट पे, ये इन पॉइंट ऑफ बी पे ये क्या कर रही हैं, ले आउट हो रही हैं, गिर रही हैं। तो इसी के मीन्स अगर मैग्नेटिक फील्ड भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो डाइवर्जन होगा, जो डिफ्लेक्शन होगा, ये भी क्या हो सकता है, आपका बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये उनका टोटल एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट वन, चार्ज द मास रेशियो E अपॉन m ऑफ इलेक्ट्रॉन। J.J. Thomson measured the E upon m ratio by using cathode ray tube and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as the path of electrons. The amount of deviation from the normal path depends upon, सबसे पहली चीज़ क्या है, एक्चुअली जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में वो अट्रैक्ट हुई, तो क्यों अट्रैक्ट हुई, क्योंकि वो क्या थी, दे हैव चार्ज, चार्ज की वजह से क्या हुई, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में अट्रैक्ट हो रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड में क्यों हो रही हैं, बिकॉज ऑफ देयर मास, वो क्या हो रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं। और इनकी जो प्रॉपर्टी है सीधी चलने की, जब दोनों फील्ड हटा दिए जा रहे हैं तो इसकी वजह से ये क्या हो रहे हैं कि सीधे स्ट्रेट लाइंस में जा रही हैं। फर्स्ट वन, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल्स greater the magnitude of negative charge on the particles, greater is the deflection। ठीक है, जैसे जितना ज़्यादा हम चार्ज लगाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका उनका डिफ्लेक्शन होगा। greater the magnitude of negative charge the particle, greater will be deflection। next one, lighter the mass of particle, greatest is the deflection। अगर जो मैटर है हमारा, जो पार्टिकल्स है, उसका मास लाइटर है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट वन, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे हम इस फील्ड को बढ़ा रहे हैं, डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, उतना ही मैक्सिमम होता जा रहा है। नेक्स्ट वन, नाउ इलेक्ट्रिकल and magnetic field is adjusted in such a way that electrons hit the point B। अगर एडजस्ट कर दे, या ये कहें कि हटा ले, मैंने बताया आपको, and come back to the original path, there is no deviation। Thomson determined the value of E upon m from these data। E upon m is equal to 1.7588 into 10 to power 11 coulomb per kg, where E is charge of electrons and m is mass of electron। Next one, the value of charge mass ratio E upon m for the cathode rays is always constant। cathode rays के लिए ये constant होता है, लेकिन एनोड के लिए नहीं होगा। we will do compare। The E upon m value does not depend upon the gas taken in the, आपको पता है गैस पे डिपेंड नहीं करेगा, जो मेटल्स हैं इलेक्ट्रोड्स के उस पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसीलिए E upon m will be constant always। next one, this so the cathode rays always contain the same type of negative charge particles। these negatively charged particles called electrons। now charge and mass of the electron, R.A. Millikan, we will discuss his experiment, determine the charge on electron by the oil drop experiment। the charge on electron comes out to be 1.602 into 10 to power -19 coulomb। the mass of electron was determined by the following simple calculation। सिंपल कैलकुलेशन, E upon m is equal to 1.75
8 इंटू 10 टू पावर 11। ई अपॉन एम की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 1.7588 इंटू 10 टू पावर 11। नाउ ई इजकल टू 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस कूलाम। ई की वैल्यू गिवन है, तो m इजकल टू ई अपॉन ई अपॉन एम वी कैन कैलकुलेट। m इजकल टू ई अपॉन ई एम, दिस विल बी ई चार्जेस हमको पता है 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन ये जो वैल्यू आपकी गिवन है, तो ई अपॉन वैन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 9.109 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। व्हाट इज दिस वन? This one, the charge on electron is taken as unit of negative charge. No negatively charged particles can possess negative charge less than that of one electron. All the negatively charged. Negatively charged particles, negatively charged particles possess charge which is 1.602 into 10 to power minus 19 coulomb और n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट। ओके, ये जब मुल्किन का स्केल दिखाया जाएगा तो ये बताया जाएगा कि जब जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इन्होंने क्या देखा। उसमें इन्होंने देखा कि 1.0602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जो कूलाम्ब है ये चार्ज होता है, और इसके इंटीजर्स ही आएंगे, जो चार्ज उस पर आएगी उसकी वैल्यू आएगी वो 1 2 3 इंटू मीन्स इनके मल्टीपल्स, या ऐसे कहें n इंटू 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम्ब के मल्टीपल ही आएंगी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इज द यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन एटम। यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एक किसी भी एटम का। इलेक्ट्रॉन हैज़ यूनिट नेगेटिवली चार्ज हुज वैल्यू इज 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। नेक्स्ट वन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 of the mass of one H atom. Absolute mass of electron is 9.109 into 10 power minus 28 gram. It is called mass of electron. Next one, charge on 1 mole of electron is equal to 6.022 into 10 to power 23, means Avogadro's number के बराबर is 96500 coulomb or 1 Faraday. Notes, the rest mass m of electron is 9.109 into 10 to power minus 28 gram. The mass जब ये velocity में हो, जब ये गति कर रहे हो तो क्या होगा, m dash is equal to m upon under root 1 minus v upon c का होल स्क्वायर। जब ये मोशन में हो तो इनका मास ये होगा। नेक्स्ट वन, नाउ all atom contains electron. All atom contains electron. Electron is the universal constituents of all atom. Has not only been proved in discovery of cathode rays but also by the following facts. First fact is beta particles given out by the radioactive elements are electrons only. जो बीटा पार्टिकल्स की बात करेंगे तो मीन्स दे आर, जब भी कम्स आउट होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट वन, थर्मोआयनिक इमिशन, मेटल फिलामेंट्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड थर्मोआयनिक इमिशन। मेटल फिलामेंट्स इलेक्ट्रॉन्स ऑन हीटिंग इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मोआयनिक इमिशन कहते हैं। नेक्स्ट वन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब भी फोटॉन्स मीन्स फोटॉन्स जब भी पड़ती हैं सेमीकंडक्टर्स पे वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गिव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ये क्या कहता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। नाउ दिस वन,
ये आपका टोटल एक्सपेरिमेंट है। दिस इज मिलिकन एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आप में ये नहीं है कैसे इन्होंने डिटरमाइन किया, ओनली एक्सपेरिमेंट ही आप में गिवन है। वी कैन सी कि यहाँ पे एक एटोमाइज़र लगाया। पहले टोटल समझ लीजिए कि एटोमाइज़र क्यों इन्होंने लगाया क्योंकि इसमें क्या था आपका कि ऑयल्स थे, और ऑयल्स को ये क्या करता है, एटोमाइज़र जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करता है, डिवाइड करके ये जो होल आपका ऑपरेटर्स लगा हुआ है इसमें क्या करता है, वो सप्लाई करता है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगाए। ये क्या है आपका विद पॉजिटिव एंड दिस वन इज विद नेगेटिव, मीन्स दो ऐसे इस तरह से इन्होंने क्या किए, एक इलेक्ट्रोड्स लगाए। यहाँ पे इन्होंने एक जगह छोड़ी वाई, क्योंकि सोर्स ऑफ एक्सरेज, ये एक्सरेज इस तरह से ऐसे जाएंगी। यहाँ पे छोटा सा एक होल, एक इलेक्ट्रोड जो कि आपका पॉजिटिव था, यहाँ पे इन्होंने छोड़ दिया। ओके, सबका अपना अपना एक यूज़ था। एटोमाइज़र मैंने बताया क्या कि ऑयल्स को क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स में इन्होंने क्या किया, डिवाइड्स कर दिया। इलेक्ट्रोड्स तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि इसको चार्ज पार्टिकल्स में कंट्रोल करना था। और यहाँ पे एक्सरेज का काम क्या था, क्योंकि ये जो गैसेस होती हैं, गैसेस को जब भी हम एक्सरेज देते हैं तो एक्सरेज देने से क्या होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, देने लगती हैं। इलेक्ट्रॉन्स, गैसेस से इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं। और यहाँ पे एक व्यूइंग माइक्रोस्कोप था, ये माइक्रोस्कोप देखने के काम में आता था। तो यहाँ एक कैबिन है, यू कैन सी, एटोमाइज़र से ऑयल स्प्रे किया गया। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हुए, डिवाइड हो गए। और यहाँ पे एक होल था। अब इसी होल से मीन्स वी कैन कंट्रोल, हम कंट्रोल कर सकते हैं 1 और 2 ड्रॉप की, धीरे धीरे ये क्या हुए, गिरे, और छोटे बहुत छोटे पार्टिकल्स। अब जो एक्सरेज का काम है, एक्सरेज से मैंने बताया कि ये क्या इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं किसी भी गैसियस में से। अब आयल ड्रॉप से इन्होंने क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आयल ड्रॉप से इलेक्ट्रॉन चिपकते गए थे, ठीक है। अब होता क्या है एक्चुअली, जो यहाँ पे जो एटम्स होते हैं मीन्स पार्टिकल्स ऑफ आयल्स होते हैं, यहाँ पे इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं। अब इसी से इन्होंने क्या किया, जो मिलकर थे, जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस को बताया कि कितना चार्ज इस पर होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल गया। तो एक्चुअली यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स काज करेंगे, क्योंकि एक ऐसा फोर्स होगा जो क्या करेगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हुआ, जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे गिरेंगे। बट यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स की वजह से ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, पहले ही निगेटिवली, अब ये पॉजिटिव की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो दोनों तरफ के जो फोर्स होंगे वो काज होते हैं। बहुत सारे ऐसे ही फोर्स हैं, जैसे ऊपर के लिए एक और बोइंग फोर्स है वो काज करेगा, एक और विस्कस फोर्स है वो काज करेगा। तो सारे का कैलकुलेशन करके इन्होंने क्या बताया, जो चार्जेस थे वो चार्जेस इन्होंने क्या किए, डिटरमाइन किए। नेक्स्ट वन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में आपने डिस्कवरी आप देखे ही हैं। अब इसमें क्या होता है, यहाँ भी एक क्या होता है कि एक वैक्यूएटेड सील्ड ट्यूब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रेस को क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो अब ये क्या होंगी, ये एनोड से कैथोड की तरफ चलेंगी, इसी वजह से इन्हें क्या कहेंगे, एनोड रेज कहेंगे। अब इसमें एक्सपेरिमेंट्स में देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरीड आउट द मॉडिफाइड कैथोड रेज ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब डिफरेंस यही है कि वो क्या थे, वो कैथोड से एनोड की तरफ चल रहे थे। बट ये क्या है, ये भी इसमें एक्सपेरिमेंट में जो किया गया, ये जो सील्ड ट्यूब थी, अब यहाँ पे क्या किया गया, इसमें गैसेस भर दी गई। अब ये क्या हुए, गैसियस, एक चीज़ आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, किसी भी गैस को वो आयोनाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जब भी प्रोटॉन की बात की जाएगी
तो ये आयंस हैं, ठीक है, मीन्स आयोनाइज गैस हैं, ये भी कहा जा सकता है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखिए, अनलाइक कैथोड रेज मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट, मतलब गैस इसमें भरा जाएगा, ठीक है, इन द कैथोड रेज ट्यूब। दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन। नेक्स्ट वन, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दिस इज ओरिजिनेटेड। मीन्स अगर ये दोनों की चार्ज अपन मास रेशियो की बात की जाएगी तो ये प्रोटॉन्स में सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि इस पे किस पे डिपेंड कर रहा है, गैस अगर लाइटर है तो उसका मास भी क्या होगा, लाइटर होगा। तो इसमें डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो भी नेचर है वो गैसेस पे, जो गैसेस भरी हुई हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट वन, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी ए मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। नेक्स्ट वन, the smallest and lightest positive ion was obtained from hydrogen and was called proton, ठीक है, smallest and lightest positive ion was obtained from hydrogen and was called proton, क्योंकि अगर हम भारी गैसेस लेंगे तो वो उनका क्या, उनका उतना ही हैवियर होगा। दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स was characterized in 1919. Later a need was felt for the presence of electrically neutral particles as one of the constituents of atom. These particles were discovered by Chadwick in 1932 by bombarding a thin sheet of beryllium by alpha particles, when electrically neutral particles having a mass of slightly greater than that of protons were emitted. The named these particles as neutrons. कैसे फाइंड आउट किया, बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करने के बाद फाइंड आउट किया। द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दिस फंडामेंटल पार्टिकल्स आर गिवन इन द टेबल। नेक्स्ट, नाउ कैलकुलेशन ऑफ E by M वैल्यू ऑफ कैनाल रेज। इलेक्ट्रॉन का दिखाया, ऐसे ही कैनाल रेज का। द वैल्यू ऑफ चार्ज E एंड मास M ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, ये आपको बताया है। नेक्स्ट वन, E अपॉन M वैल्यू ऑफ कैनाल रेज फॉर ए गिवन गैस मे आल्सो बी डिफरेंट अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, बिकॉज द पॉसिबल टू नॉक आउट one or more electrons from the gaseous atoms taken in the discharge tube. Thus the canal rays may contains cation of type, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो X प्लस, अगर दो इलेक्ट्रॉन निकले तो X2 प्लस, अगर हुआ तो X3 प्लस। मीन्स ये प्रोबेबिलिटी रहेगी कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं। हीलियम का एग्जाम्पल ले लेंगे तो क्या, हीलियम को कैसे लिख सकते हैं, He प्लस, पहले एक इलेक्ट्रॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज में, फिर एक और मीन्स He प्लस प्लस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। Hence for a given gaseous atom X there may be values of there may be many values of Em, मीन्स एक अगर निकला मीन्स X प्लस के फॉर्म में, X प्लस प्लस के फॉर्म में, therefore value of E upon M for the canal rays is not universal constant। इलेक्ट्रॉन में आपको बताया गया कि ये क्या है, आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, बट यहाँ ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ E अपॉन M वैल्यूज फॉर ए कैनाल रेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम H2 गैस। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, कैनाल रेज कंटेन्स ओनली प्रोटॉन्स, केवल प्रोटॉन्स उसमें होता है। H एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, केवल और केवल कैनाल रेज बची या H प्लस बचा। For proton H plus E is equal to 1.602 into 10 power minus 19 coulomb. M will be this one 1.672 आपने देखा वहाँ पे into 10 power minus 27। तो E upon when M की वैल्यू यहाँ पे निकल गई 9.58 into 10 power 7 coulomb per kg। This is maximum value of E upon M observed by
पॉजिटिव पार्टिकल्स मीन्स जब हाइड्रोजन के प्रोस्पेक्टस में हम देखेंगे तो हाइड्रोजन के प्रोस्पेक्टस में सबसे हायर वैल्यू फॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लाइटर है। नाउ EM ऑफ कैनाल रेज He+ ऑब्टेन फ्रॉम रिएक्शन फर्स्ट। तो अगर ये फर्स्ट है मीन्स E+ की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा E/m, E की वैल्यू और M की वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है 2He4 होता है, तो 4 इंटू 1.672 इंटू 10⁻⁻27। नेक्स्ट वन, जब दूसरे की बात की जाएगी मीन्स He2+ की बात की जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 2 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि एक He+ की बात, जब He2+ की बात होगी तो 2 इंटू 1.602 इंटू 10⁻19 और 4 तो रहेगा ही, 4 इंटू जो M है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो He+ के लिए वैल्यू क्या आई 4.8 इंटू 10⁻7 और He+ के लिए He++ के लिए 2.4 इंटू 10⁻7 कूलाम पर केजी E/m। तो E का क्या होगा आपका कूलाम और M का क्या होगा मास इन केजीज। Thus we find the E/m values for canal rays obtained from the same gas may be different. Next one, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के कैरेक्टर्स देखिए। When hydrogen was taken in the discharge tube, proton plus is produced. This one प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है जब हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ कलरेशन का भी मामला होता है, कलर भी दिखाई पड़ेगा, ग्रीन कलर दिखाई पड़ेगा। If any other gas is taken in discharge tube, protons are not produced. Next one, proton has unit positive charge whose values is 1.602 into 10⁻⁻19 coulomb. Next one, mass of proton is nearly equal to the mass of one hydrogen atom, that is 1.672 into 10⁻⁻24। और वो क्या था इलेक्ट्रॉन का 1874 में भी इसके बराबर था वो। नेक्स्ट वन, चार्ज ऑन 1 मोल प्रोटॉन इज इक्वल टू 96,500 कूलाम और 1 फैराडे। Rutherford 1919 obtained protons by the bombardment of nitrogen atoms by fast moving alpha particles. प्रोटॉन्स को उन्होंने कैसे देखा था 2He4 हीलियम है, नाइट्रोजन पे बम्बार्डमेंट किया गया, एक प्रोटॉन निकला और यहाँ पे क्या बनाया उन्होंने ऑक्सीजन का एक आइसोटोप बनाया। फ्रॉम दिस एंड मेनी other nuclear reaction it is proved that proton is present in all elements. Thus proton and electron both are fundamental particles or building particles of matter और atoms भी कह सकते हैं। Next one, discovery of neutron. Neutron was discovered by Chadwick in 1932 when high elements like lithium, बताया आपको, beryllium, borons etc. was bombarded by alpha particles. A type of penetrating rays are obtained. These rays contain small neutral particles and called neutron. कैसे लिखेंगे न्यूट्रॉन को 0 and 1। अब यहाँ पे 2He4 what is that 2He4 है आपका प्लस 4Be, ठीक है, इक्वल टू 0 and 1, ठीक है, 7 दिस वन इज 8, 7 0 and 1 प्लस 6 कार्बन 12 मे बी 4 8, यहाँ पे क्या होगा इट इज़ 9 13 12 13, ठीक है। तो ये क्या हुआ बम्बारमेंट के बाद हीलियम के साथ जब बम्बारमेंट की गई 0 and 1 और कार्बन बना, फिर हीलियम को जब लिथियम के साथ बम्बारमेंट कराया गया तो क्या बना न्यूट्रॉन बना और क्या बना आपका एक बोरॉन बना 5 बोरॉन 10।
Characteristic of neutron: neutrons are neutral particles. These have no charge. Hence neutrons are not deflected in electrical and magnetic field. ये न्यूट्रल होते हैं, इसीलिए किसी भी फील्ड में ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते हैं. Mass of neutron is 1.675 into 10 to the power 24 grams. Thus mass of neutron is nearly equal to the proton. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास और क्या होते हैं, नियर अबाउट इक्वल होते हैं. इलेक्ट्रॉन के मास से डिफर होते हैं. नेक्स्ट वन, न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज. देयर E अपॉन M वैल्यू फॉर न्यूट्रॉन इज 0. ठीक है. इलेक्ट्रॉन E अपॉन M वैल्यू. प्रोटॉन के क्या बताया गया कि प्रोटॉन पर गैसेस पे डिपेंड होता है. अगर न्यूट्रॉन्स को पूछा जाएगा तो न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. नेक्स्ट वन, विद द हेल्प ऑफ सेवरल न्यूक्लियर रिएक्शन it has been proved the neutron is present in all element except hydrogen. Thus like proton, electron, neutron is always fundamental particles of element. Remember, the only atom which does contain neutron, this does not contain neutron, that is hydrogen. अब ये सिम्बल्स हैं. इलेक्ट्रॉन है E से दिखाया जाएगा. एब्सोल्यूट चार्ज 1.6022 इंटू 10 to the power 19. रिलेटिव चार्ज -1. मास दे रखा है, वहाँ भी बताया गया. मास स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा. ठीक है. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग. फॉर एनी डाउट एंड क्वेश्चन मैसेज मी इन गूगल क्लासरूम. थैंक यू. नाइस.